आज ध्यान देना, अब ये नया लेसन है किरचॉफ का नियम वैद्युत परिपथ। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन और इलेक्ट्रिक का लास्ट वीक का ये अंतिम लेसन है। किरचॉफ का नियम तो इस लेसन में बताएंगे हम, बाद में वैद्युत परिपथ भी बताया जाएगा। इस लेसन की जो पहली हेडिंग है इलेक्ट्रिक सेल है, वैद्युत सेल। तो ध्यान देना कि वैद्युत सेल वो क्या है, वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो इस इलेक्ट्रिक सेल के बारे में ध्यान देना, इलेक्ट्रिक सेल, इसकी परिभाषा बताएंगे भी। इलेक्ट्रिक सेल भी कितने तरह का होता है ये भी बताया जाएगा। तो देखो, चाहे इलेक्ट्रिक सेल प्राइमरी हो या सेकेंडरी सेल हो, ये सब सेल जो होते हैं वैद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि वैद्युत सेल किसे कहते हैं। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपनी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी चालक में, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखते हैं, वह युक्ति कहलाता है वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल की रचना क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक सेल, जिसको पुनः चार्ज नहीं किया जाता, केवल उससे हम धारा लेते हैं। दूसरा है द्वितीयक सेल, जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं, आवेशित किया जा सकता है। तो वैद्युत सेल की रचना में, चाहे वैद्युत सेल जो दो प्रकार के हम बताए हैं, तो वैद्युत सेल में ध्यान देंगे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, विभिन्न धातुओं के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। उनमें कैथोड, दूसरा एनोड, एक धनावेशित होता है, दूसरा ऋणावेशित। इन इलेक्ट्रोडों को, धातुओं की जो इलेक्ट्रोडें हैं, इनको प्लेट भी कभी कभी कह दिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड प्लेट दोनों एक ही चीज है, विभिन्न धातुओं की बनी होती है। इन इलेक्ट्रोडों को किसी वैद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है। तो वैद्युत अपघट्य का नेचर होता है, स्वभाव होता है कि वे विभिन्न धातुओं की छड़ों को आवेशित कर देते हैं। एक धनावेशित हो जाता है और दूसरा ऋणावेशित। किसके कारण, तो वैद्युत अपघट्यों के कारण। तो अब चूंकि बात है कि आवेश का प्रवाह कैसे होता है, तो इलेक्ट्रोडों को जब तार द्वारा जोड़ते हैं तो तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर जब उत्पन्न होता है, एक जो इलेक्ट्रोड होता है उच्च विभव पर, दूसरा निम्न विभव पर। तो धनावेश जो होता है वो सदैव, धनावेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने का काम करता है, जबकि ऋण आवेश वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आना शुरू कर देता है। तो किसी चालक या किसी परिपथ को सेल के इलेक्ट्रोडों द्वारा जोड़ा जाता है, प्लेटों द्वारा जोड़ते हैं, तो उसमें आवेश का प्रवाह बना रहता है। आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए यह सेल जो होता है अपनी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा देता रहता है। तो वही युक्ति कहलाती है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो कुल मिलाकर बस एक लाइन में इसको कहना है, एक दो लाइन में बताएंगे। ये ऐसी युक्ति जो अपनी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी चालक में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखे, कहलाता है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोडों में एक को प्लस और दूसरे को माइनस, मतलब एक कैथोड, दूसरा होता है एनोड। ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वैद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। वैद्युत अपघट्य का स्वभाव, नेचर ऐसा होता है कि वैद्युत अपघट्य ही उन इलेक्ट्रोडों को आवेशित कर देता है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। बात है धनावेश की, तो धनावेश जो चलता है वैद्युत सेल के बाहर भी, मतलब सेल के बाहर परिपथ में और सेल के अंदर इलेक्ट्रोडों में। तो इलेक्ट्रोडों में जो चलता है उल्टा चलता है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर चलता है धनावेश। और जो परिपथ में होता है, सेल के बाहर जो होता है चालक में, वो धन से ऋण की ओर धनावेश चलता है, इलेक्ट्रॉन उसके ठीक विपरीत चलते हैं। तो वैद्युत सेल के बाद अब ध्यान देंगे, इसके बाद टर्मिनल विभवांतर की बात आएगी कि टर्मिनल विभवांतर क्या है। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल जो विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर सेल की इलेक्ट्रोडों के बीच जो आवेश प्रवाह के लिए ऊर्जा व्यय होती है, वो कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। इसको V से लिखा जाता है। तो टर्मिनल विभवांतर को V से सेल का विद्युत वाहक बल भी बताएंगे, EMF भी। तो पहले ध्यान दो सेल का विद्युत वाहक बल।
टर्मिनल विभवांतर का मतलब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आवेश प्रवाह के समय ऊर्जा व्यय होती है वही कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। और सेल का जो विद्युत वाहक बल है, सेल का इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक जो बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल, तो ईएमएफ ऑफ जो सेल होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल, तो इसकी परिभाषा ध्यान देंगे। सेल जो होता है, अभी हम बता रहे थे कि किसी चालक में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए सेल ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा देगा सेल तो परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। परिभाषा देंगे, किसी चालक में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जो ऊर्जा व्यय होती है उसको तो विभवांतर कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दी गई ऊर्जा मतलब सेल द्वारा दी गई ऊर्जा किसके लिए, तो आवेश प्रवाह के लिए, वो सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। और वही ऊर्जा जब चालक के सिरों के बीच व्यय होगी तो उसको कहा जाएगा टर्मिनल विभवांतर। और सेल का जो विद्युत वाहक बल है और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध है, तो इसके लिए तो ध्यान देना पड़ेगा। सेल का विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V में संबंध। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में संबंध, एवं टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर में संबंध। तो टर्मिनल विभवांतर में संबंध, टर्मिनल विभवांतर में संबंध, सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल जो विभवांतर है उसमें संबंध। ध्यान देंगे, इसमें हम मान लेते हैं एक सेल है, मतलब एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा देती रहती है, वही युक्ति कहलाती है सेल का विद्युत वाहक बल। तो हम मान लेते हैं ये वैद्युत परिपथ हम लिए हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये वैद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस प्रतिरोध ले रहा है R1 R2 R3 ले रहा है। तो इसमें जो धारा होगी, तो चूंकि ये सभी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो जब रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है तो हम बताए थे कि सब में धारा जो होगी समान होगी, सब में एक ही धारा बहेगी। लेकिन प्रतिरोधों के अनुसार जो चालक के सिरों के बीच ऊर्जा व्यय होगी, जिसे हम टर्मिनल विभवांतर कर रहे हैं, वह भिन्न भिन्न होगी। तो टर्मिनल विभवांतर मतलब व्यय ऊर्जा, जो इसको हम W से भी दिखा सकते हैं। ये व्यय ऊर्जा है W1, और इसमें जो ऊर्जा व्यय होगी उसको हम W2 से दिखा सकते हैं, और इसमें जो ऊर्जा व्यय होगी उसको हम W3 से दिखा सकते हैं। सेल का तो विद्युत वाहक बल है और इसके द्वारा दी गई संपूर्ण ऊर्जा हम W मान लेते हैं। माना कि इस परिपथ में आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए इससे लगातार ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा देगा, आवेश प्रवाह होता रहेगा। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो होगी वह ध्यान देना, सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है W, वह W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैश डैश होगा। अभी हम सेल का विद्युत वाहक बल बता रहे थे कि यह सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर होगा W/Q। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा मतलब W को ही कहा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। तो W की जगह पर EQ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है तो W, तो W की जगह पर E × Q तो हम लिख सकते हैं। और W1 जो व्यय ऊर्जा है, प्रतिरोध R1 में व्यय ऊर्जा, तो प्रतिरोध R1 में व्यय ऊर्जा तो VQ हो जाएगा यहाँ, तो V1Q प्लस V2Q और प्लस ये हो जाएगा V3Q। अब देखो Q तो जान रहे हैं कि श्रेणी क्रम में सभी चालक जुड़े गए हैं, तो सब में आवेश प्रवाह की दर, समय दर समान होगी, एक ही आवेश सब में जाएगा, तो इसलिए हम Q कर दिए। लेकिन प्रतिरोधों के अनुसार जो व्यय ऊर्जा है भिन्न भिन्न होगी, तो इसलिए हम V1 V2 V3 कर दिए। Q से Q कैंसिल होगा, इक्वल टू हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको यहाँ ध्यान थोड़ा सा देना, सेल का जो विद्युत वाहक बल है, ये जो देख रहे हैं W/Q, यह सदिश राशि वेक्टर है। ये राशि है सदिश, ये राशि है सदिश। इसमें जो दिशा होगी ध्यान देंगे, सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं,
सेल के अंदर दिशा होगी, सेल के अंदर दिशा, सेल के अंदर दिशा ये ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर, तथा बाहर दिशा विपरीत होगी, तथा बाहर जो होगी, बाहर धन से ऋण की ओर होगी, ऋण की ओर। एक बार और ध्यान देंगे, जो सेल का विद्युत वाहक बल, इसकी आवश्यकता आगे इसी लेसन में पड़ेगी। तो हम कह रहे थे कि एकांक आवेश को प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। यह राशि जो सदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होगा। सेल के अंदर दिशा जो होगी वह विद्युत वाहक बल की ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, जबकि बाहर जब जाएंगे तो विद्युत वाहक बल की दिशा ठीक विपरीत होगी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो इस तरह से हम बताए वैद्युत सेल, टर्मिनल विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल बता दिए, विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में संबंध बताया गया। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग आ गया है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, एक से एक इसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो अब इसके बाद तो देखेंगे, विशेष ध्यान देना, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, परिभाषा इसकी ध्यान देना, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, जैसे आवेश प्रवाह के समय वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहा गया। लेकिन यह सेल है, तो सेल के बाहर भी धारा बहती है और सेल के अंदर भी धारा बहती है। तो सेल के अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर आवेश प्रवाह अर्थात वैद्युत धारा में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दिखाया जाता है। स्मॉल आर जो होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है। जैसे ध्यान देना, ये घोल की जो सांद्रता होती है उसके बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। प्लेटों को आप वैद्युत भट्टियों में डुबाएंगे तो ज्यादा डुबाएंगे, क्षेत्रफल प्लेटों का बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा। प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा, वैद्युत प्रतिरोध होगा, उसका मान बढ़ जाएगा। तो इसे स्मॉल आर से कहा गया। सेल का विद्युत वाहक बल बताया गया, टर्मिनल विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम बताए, तीन चीज बताए। अब इसके बाद तीनों में रिलेशन देखेंगे, ध्यान देना। इसके बाद तीनों में संबंध क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से, टर्मिनल विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर को V से, सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध, स्मॉल आर में संबंध। तो इसके लिए मान लेते हैं, ध्यान देंगे इसमें, ये जो सेल होता है उसमें जो बड़ी इलेक्ट्रोड होती है उसको हम प्लस से दिखाएंगे और छोटी वाली को माइनस से दिखाएंगे। ये सेल है, सेल का विद्युत जो वाहक बल होगा उसको हम ई से दिखला लेंगे और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा, उसको हम स्मॉल आर से ऐसे दिखला लेंगे, स्मॉल आर। ये है इलेक्ट्रिक सेल, ये वैद्युत सेल है। और ये सेल जो है इसके टर्मिनल को हम किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ देंगे चित्र के अनुसार। तो कैपिटल आर जो बाह्य प्रतिरोध होगा उस से हम जोड़ रहे हैं इसको। तो देखो, सेल जो आवेश प्रवाह के लिए जो निरंतर वैद्युत ऊर्जा देता रहेगा
तो वैद्युत ऊर्जा जो सेल देगा वो दो भागों में व्यय होगी। एक तो सेल के बाहर व्यय होगी ऊर्जा और एक सेल के अंदर भी व्यय होगी, क्योंकि वैद्युत धारा जो होगी सेल के अंदर भी प्रवाहित होगी, इसलिए ऊर्जा का कुछ भाग सेल के अंदर व्यय होगा और ऊर्जा का कुछ भाग सेल के क्या होगा, बाहर व्यय होगा। तो अब तो देखेंगे सेल द्वारा जो दी गई संपूर्ण ऊर्जा क्या है। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को अभी हम W से दिखा रहे थे और W बराबर E इंटू क्यू, जिसमें E था सेल का विद्युत वाहक बल और Q था आवेश। आवेश प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहा गया। अब देखो सेल के अंदर व्यय ऊर्जा, सेल के अंदर, सेल के अंदर व्यय ऊर्जा, सेल के अंदर जो व्यय ऊर्जा होगी उसको W आंतरिक से दिखाएंगे, W आंतरिक, और W आंतरिक बराबर होगा, तो W आंतरिक मतलब स्मॉल VQ लिख सकते हैं और W बाय का मतलब प्रतिरोध R के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसको कैपिटल V से दिखाएंगे। इसी प्रकार सेल के बाहर व्यय ऊर्जा, इसी प्रकार सेल के बाहर, सेल के बाहर, इसी प्रकार सेल के बाहर व्यय ऊर्जा, सेल के बाहर व्यय ऊर्जा होगी। सेल के बाहर जो व्यय ऊर्जा होगी, सेल के बाहर व्यय ऊर्जा मतलब W बाय और W बाय इक्वल टू कैपिटल VQ। अब ऊर्जा संरक्षण से जानते हैं दी गई ऊर्जा बराबर ये व्यय ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण से मतलब दी गई ऊर्जा W बराबर हुआ W बाय प्लस W होगा आंतरिक। अब इसमें W इक्वल टू W बाय जो देख रहे हैं तो W बाय कैपिटल VQ है और प्लस ये स्मॉल VQ है। इसमें ये W का मान तो हम EQ रख सकते हैं, यहाँ से EQ रखा जा सकता है और ये बराबर हुआ। ये जो देख रहे हैं इसमें Q से Q तो कैंसिल होगा, तो Q से Q कैंसिल होगा तो अभी हम कैंसिल कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, या W बराबर इस तरह से हम Q की जगह पर IT, यहाँ भी IT लिख सकते हैं, तो उससे मतलब है IT भी लिखा जा सकता है। तो E बराबर होगा Q, तो W की जगह पर VQ प्लस स्मॉल VQ लिखेंगे। अब इसमें ये इसको यदि V बराबर हम दिखाना चाहें, Q से Q तो कट जाएगा, तो ये हुआ E बराबर हुआ कैपिटल V प्लस स्मॉल v। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि टर्मिनल जो विभवांतर है कैपिटल V वो बराबर क्या होगा, तो E माइनस हो जाएगा ये V, या कैपिटल V इक्वल टू हुआ E माइनस V की जगह पर IR भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो धारा है आवेश प्रवाह की समय दर को ही धारा कहा जाता है। जो धारा परिपथ के बाहर वही सेल के अंदर भी होगी, तो V टर्मिनल विभवांतर IR के बराबर होता है। तो टर्मिनल विभवांतर कैपिटल V बराबर E माइनस IR। इस जब सेल धारा दे रहा होता, यदि सेल के अंदर धारा मतलब ये सेल धारा दे रहा है और धारा लेते समय ध्यान देंगे, सेल द्वारा मतलब धारा लेते समय, सेल धारा देता है और डिस्चार्जिंग जब होगा तो चार्ज करते समय धारा लेता भी है। तो धारा लेते समय, तो धारा लेते समय V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू E प्लस IR होगा। तो ध्यान देंगे धारा देते समय V बराबर E माइनस IR और धारा लेते समय टर्मिनल विभवांतर V इक्वल टू E प्लस E होता है IR। अब इसमें देखेंगे कि E तो अभी हो गया टर्मिनल विभवांतर, लेकिन इसमें एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, वह है कैपिटल R के पदों में भी दिखाया जा सकता है इसको। तो कैपिटल R के पदों में कैसे निकालेंगे ध्यान देना, चूंकि V इक्वल टू होता है मतलब I कैपिटल R होगा, इतना होगा। तो इस V की जगह पर यदि कैपिटल हम IR लिखते हैं तो उस रूप में तो होगा ही, लेकिन ध्यान देंगे अभी V बराबर IR से नहीं। इसमें देखो अभी हम दिखा रहे थे ये V इक्वल टू बताया गया था कि E माइनस ये होता है IR। तो IR को यदि इधर लाते हैं
तो आई आर जब इधर आएगा तो ये आई आर प्लस हो जाएगा, और वी को उधर ले जाएंगे तो यह ई माइनस वी हो जाएगा। अब इसमें यदि वी को हम बाहर लेते हैं, तो वी को यदि यहाँ बाहर लेंगे इसमें, तो आई या हम स्मॉल आर इक्वल टू सीधे लिखना चाहें तो स्मॉल आर इक्वल टू, तो वाई उधर जाएगा, या आई से आई कैंसिल भी हो सकता है, जैसा हम करना चाहें कर सकते हैं। आई आर इक्वल्स टू वी को यदि बाहर करेंगे तो इसमें तो कॉमन नहीं है, लेकिन ई अपॉन वी माइनस यहाँ 1 लिखा जा सकता है। तो इस वी के जगह पर तो आई कैपिटल आर हम लिख सकते हैं, या आई स्मॉल आर इक्वल्स टू इसके जगह पर आई कैपिटल आर जाएगा, और ब्रैकेट में होगा ई अपॉन वी माइनस 1। तो इस आई से आई अब कट जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इन ब्रैकेट ई अपॉन वी माइनस 1 होता है। तो ये रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र कैपिटल आर के पदों में। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर इन ब्रैकेट ई अपॉन वी माइनस ये हुआ 1। तो इस तरह से सेल का आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर, सेल के विद्युत वाहक बल में ये संबंध बताया गया। तो अब इसके बाद तो सेलों का जो संयोजन होता है, सेलों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। तो सेलों के संयोजन में देखेंगे क्या होता है सेलों का संयोजन। कई मिनट हुआ है, पढ़ाएंगे? तो अब इसके बाद देखेंगे जो सेल है उनका ये संयोजन श्रेणी समांतर और मिश्रित क्रम में भी क्या होता है। सेलों का संयोजन, तो सेलों के संयोजन में पहले तो देखेंगे श्रेणी क्रम इन सीरीज, देखेंगे श्रेणी क्रम में क्या होता है। पहला है श्रेणी क्रम इन सीरीज, श्रेणी क्रम। तो इसमें हम मान लेंगे कि जो सेल है, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 प्लेटें होती हैं, और बड़ी वाली को प्लस है और ये छोटी वाली को चित्र में हम माइनस दिखाएंगे। तो इसमें जो ये पहली सेल का ये जो ऋण आवेशित प्लेट है, दूसरी सेल के धन से, और दूसरी के ऋण को तीसरी प्लेट तीसरे सेल के पहली प्लेट से जोड़ेंगे। इस तरह से जो संयोजन होगा सेलों का वो कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन, और इसको एक स्विच द्वारा किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ देंगे। कहने का मतलब इसमें पहली जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जो है E1 मान लेंगे, दूसरे का मान लेंगे या E2, और तीसरे का मान लेंगे या E3। और इस तरह से तो इसमें n सेलें भी हम जोड़ सकते हैं। इनमें प्रत्येक का जो विद्युत वाहक बल है उसको भी हम मान लेंगे, समान मानेंगे पहले, उसके बाद हम भिन्न भिन्न मान सकते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि E1, E2, E3 विद्युत वाहक बल वाले सेल जो है चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है, या इसमें देखो पहले तो हम समाने मानेंगे, बाद में हम भिन्न भिन्न दिखाएंगे जब किरचॉफ का नियम बता लेंगे। तो इसमें ई विद्युत वाहक बल, माना कि एक ही मतलब समान विद्युत वाहक बल वाले n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल समान और इनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर भी समान है। इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो भी समान है। किरचॉफ के नियम के बाद तब हम अलग अलग लेंगे, बताएंगे। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल जब भी है तो n सेलों का विद्युत वाहक बल कितना होगा। n सेलों का विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में ध्यान देंगे, एक सेल का विद्युत वाहक बल जितना होगा दूसरे का उतना ही तीसरे का, तो सीधे सीधे हम जोड़ लेंगे n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल इक्वल्स टू n ई। चूंकि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, दूसरे का भी वही है, श्रेणी क्रम है, तो n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध
तो n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो एक सेल का जब R है दूसरे का R, तो R प्लस R2R 3R, इस तरह से ये जो n प्रतिरोध है तो ये हो जाएगा NR। अब इसमें देखेंगे n सेलों का कुल अब परिपथ मतलब सेल सहित, परिपथ का मतलब सेल सहित, परिपथ का मतलब सेल सहित, सेल सहित कुल प्रतिरोध, परिपथ मतलब सेल सहित का कुल प्रतिरोध, का कुल प्रतिरोध, का कुल प्रतिरोध ये R इक्वल टू होगा R डैश और प्लस यह R डैश इक्वल टू मान लेंगे, यहाँ R1 मान लेंगे, R1 प्लस R मानेंगे जो कि R माना गया है। अब R डैश इक्वल टू होगा R1 की जगह पर NR प्लस कैपिटल R। बाह्य परिपथ में जो सेल लगे हैं उनका कुल विद्युत वाहक बल, यानी परिपथ में देखेंगे धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर होगा सेलों का कुल विद्युत वाहक बल यानी और कुल प्रतिरोध R डैश, या वैद्युत धारा I इक्वल टू होगा NE अपान R डैश की जगह पर NR प्लस कैपिटल R। इसमें ध्यान देंगे यदि हम मान लें कि NR, यदि NR इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R, ध्यान देना, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा हो, सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा हो, तब I इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो R को तो छोड़ देंगे, नगण्य मानेंगे क्योंकि वो बहुत कम है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, तो तब I बराबर हो जाएगा NE और अपान ये NR, N से N कट जाएगा, I बराबर होगा E अपान R, मतलब एक सेल की धारा, एक सेल की धारा। तो ध्यान देंगे कहने का मतलब जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इन सेलों को हम जोड़ रहे हैं एक ही सेल के बराबर धारा आ रही है, इसलिए वैसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। अब दूसरी शर्त ये आ सकती है दूसरे नंबर पर कि मान लेते हैं कि NR इज मच लेस देन कैपिटल R मान लें, कहने का मतलब कि कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध की तुलना में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम, तब धारा I इक्वल टू होगी, तब धारा I इक्वल टू NE। अब जान रहे हैं कि NR को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो नगण्य है, तो ये हुआ कैपिटल R, तो ये अपान R एक सेल की धारा है, उसमें N से गुणा हुआ है तो N गुनी हो गई, मतलब एक सेल की धारा की N गुनी, एक सेल की धारा, एक सेल की धारा की N गुनी, एक सेल की धारा की N गुनी, मतलब ऐसे सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम होता है, उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक सेल की जो धारा होती है उसकी N गुनी धारा बढ़ जाती है, मतलब वैसे सेल जिनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ होता है, धारा का मान जितने सेल रहते हैं उतना गुना धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। इसके बाद तो समांतर क्रम में बिल्कुल इसी तरह से होगा, तो समांतर क्रम बता देना और मिश्रित क्रम कल बताएंगे, समांतर क्रम ध्यान देंगे। इसके बाद समांतर क्रम, समांतर क्रम में ध्यान देना, माना कि विद्युत वाहक बल और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध वाली n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, मतलब सभी सेलों का एक टर्मिनल एक बिंदु से और दूसरा जो टर्मिनल होगा दूसरे बिंदु से। n सेलें हैं जिनमें प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध हम मान लिए हैं स्मॉल r और सेल का विद्युत वाहक बल माने हैं, प्रत्येक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E, और इनको चित्र के अनुसार सबको देख रहा है, सभी सेलों का एक टर्मिनल एक बिंदु से और दूसरा दूसरे बिंदु से है।
तो ये रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। सभी का एक टर्मिनल एक बिंदु से, दूसरे का दूसरे बिंदु से, और इसका संयोजन किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R द्वारा जोड़ देते हैं। तो ये प्लस वाले से तो सबसे धारा निर्गत होगी, आएगी धारा, और इसमें प्रवेश करके पुनः जिन सेल से जो धारा आई है पहुंच जाती है। तो इसमें और वो ध्यान देंगे। तो एक सेल का देखो विद्युत वाहक बल ही है, तो n सेलों का विद्युत वाहक बल इसमें केवल E होगा इस क्रम में। मतलब ये दूसरा नंबर है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल इक्वल टू E होगा। और इसमें देखो n सेल, एक सेल का है स्मॉल r, तो दूसरे सेल का भी RA है, तो वो 2/R एक और लेंगे तो 3/R। n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में, n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/R1 बराबर होगा 1/R धन 1/R, और धन इस तरह से 1/R करते हम चले जाएंगे, n पदों तक जाएंगे, या 1/R1 इक्वल्स टू होगा n/R, या R1 इक्वल्स टू R/n होगा। अब इसमें देखो सेल मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ मतलब सेल सहित, परिपथ का मतलब सेल सहित का कुल प्रतिरोध, का कुल प्रतिरोध को हम मान लेंगे R', और R' बराबर ध्यान देंगे कैपिटल R तो होगा ही, और ये प्लस होगा R1। लेकिन देखो R का मान तो रहेगा, लेकिन ये R1 है R/n, तो R' इक्वल टू हम लिख सकते हैं R प्लस R/n, या R' इक्वल टू इसका एलसीएम होगा n, और यहाँ होगा nr, n कैपिटल R प्लस स्मॉल r हुआ। और इसमें देखेंगे परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा का मतलब ध्यान देना, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल E अपान कुल प्रतिरोध R'। तो I इक्वल टू हुआ E के जगह पर तो E रहेगा, लेकिन R' के जगह पर ये जो n स्मॉल r प्लस n कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपान ये n है, या धारा I इक्वल टू, अब n तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ n नीचे ऊपर चला जाएगा, n कैपिटल E अपान n कैपिटल R, और प्लस ये हुआ स्मॉल r। अब इसमें देखो ये नंबर 1 ध्यान देंगे इसमें कि यदि ध्यान दो, यदि nr इज मच लेस देन कैपिटल R करेंगे तो इसमें किसको छोड़ेंगे, स्मॉल r वाले पद को तो रहने देंगे, लेकिन ये कैपिटल R वाला तो छूट जाएगा, क्योंकि कैपिटल यह जो देख रहे हैं यह स्मॉल r ज्यादा है और r बहुत कम है, तो कैपिटल R को हम नगण्य मान जा रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R की जगह पर nr लिखेंगे। तो nr का मतलब ध्यान देंगे, यदि स्मॉल r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो R जो है ज्यादा है और यह कम है, तो इसको नगण्य मानेंगे। तब I बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो n E तो रहेगा, लेकिन इसको जब नगण्य मानेंगे तो केवल यहाँ स्मॉल r रहेगा, तो n E अपान R का मतलब I बराबर ये हो जाएगा, I इक्वल टू हुआ n E अपान R। तो बताओ यह E अपान R तो एक सेल की धारा है, एक सेल की धारा की n गुनी, तो कहने का मतलब जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहता है, जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, उनको समांतर क्रम में जोड़कर n गुनी धारा प्राप्त करते हैं, मतलब समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ मिलता है। अब यदि स्मॉल r इज मच लेस देन कैपिटल R, तब इस सूत्र द्वारा देखो n नहीं तो रहेगा, लेकिन n कैपिटल R यहाँ रहेगा, तो n से n कट जाएगा, धारा I बराबर हो जाएगा, धारा I इक्वल टू E अपान R। E अपान R का मतलब एक सेल की धारा होगी, केवल एक सेल की धारा होगी,
कुल मिला के कहने का मतलब जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम रहता है उनको समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक से अधिक धारा लेते हैं। और जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहता है उन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं, समांतर क्रम में जोड़कर n गुनी हम धारा प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद तो कल हम मिश्रित क्रम संयोजन बताएंगे और उसके बाद तब किरचॉफ का नियम शुरू करेंगे, जो 2 नियम है किरचॉफ का बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद पोटेंशियोमीटर बताएंगे, पोटेंशियोमीटर का उपयोग, इसमें कुछ प्रैक्टिकल वाली भी बात होगी, बताएंगे, अब कल बताया जाएगा।